तक संघर्ष किए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उल्फा की। उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। अब असम की पहचान की सुरक्षा के लिए, उसके संसाधनों की सुरक्षा के लिए और उसके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1979 अप्रैल में। मकसद बिल्कुल साफ था उल्फा का कि वो चाहते थे कि असम जो है वो एक इंडिपेंडेंट राज्य बने। और उसके दो रीजन भी थे। पहला मुख्य रीजन ये था कि वहां पर असम में जो तेल संसाधन पाए जाते हैं या फिर जो चाय बागान पाए जाते हैं, लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा फंड की हिस्सेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है और असम के लोगों के विकास के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचता है। दूसरा मुख्य रीजन था इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। वहां के लोगों को ये लगता था कि बांग्लादेश से आए दिन इलीगल इमिग्रेशन होता है और उसकी वजह से उनके लोगों के विकास के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता। दोस्तों, जब हम उल्फा का नाम लेते हैं तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है परेश बरुआ का और उनके साथी अनूप चेटिया और अरविंद राजकोवा, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। और इन लोगों का थॉट प्रोसेस भी इस तरीके से चल रहा था कि अगर असम के विकास की बात करनी है तो हमें हिंसा रूप लेना पड़ेगा। करते हैं 1980 से 85 की। अब इन लोगों को जो है वो वहां के असम के जो ट्राइबल्स हैं, असम के जो लोग हैं, उनसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा था। यहाँ पर इन्होंने अपनी अच्छी बड़ी मजबूत पकड़ बना ली थी। इन 80 से 85 में आंतरिक आंदोलन भी शुरू हो गए थे, यानी जो असम के लोग थे वो भी आए दिन आंदोलन कर रहे थे कि बाहरी लोगों को, यानी बांग्लादेश के लोगों को इलीगल तौर पर भारत में एंटर ना करा दिया जाए। अब ऐसे में उल्फा के जो मेंबर्स थे वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे असमीज को, यानी इन आंदोलन में वो भी कूद पड़े थे और लगातार सपोर्ट सिस्टम भी दे रहे थे। और फिर साल आता है 1984, जहां पर उल्फा ने जो तेल संसाधनों की पाइपलाइन थी और रेलवे लाइन थी, वहां पर इन्होंने जो है निशाना बना लिया। और ये निशाना भी इसीलिए बनाया गया ताकि जो सरकार है वो इनकी तरफ ध्यान दे और ये असम के विकास की जो है वो बात रख सके। बात करते हैं असम के लोगों की, तो असम के लोगों ने भी इन्हें भरपूर सपोर्ट दिया, क्योंकि अब बारी थी असम के लोगों की सपोर्ट करने की। जब ये आंतरिक आंदोलन में असम के लोगों का सपोर्ट कर रहे थे तो अब लोगों को ये लगने लगा था कि ये अपने हमारे हक की लड़ाई ही तो लड़ रहे हैं, इसलिए हमें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए और इनको भारी मात्रा में सपोर्ट मिलने लगा। फिर ईयर आया 1986, जहां पर उल्फा ने अपने म्यांमार और बांग्लादेश में ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। असम के बहुत सारे विलेजेस में जाके जो है वो कोर्ट बनाने शुरू कर दिए। इन कोर्ट का मकसद ये था कि जो असम के लोग हैं, यानी जो विलेजेस के लोग हैं, वो आकर अपने विवाद रखें और वो इन लोगों के विवादों को जो है वो सॉल्व करें। पर 1990 में कुछ ऐसा हुआ कि सरकार ने इन्हें टेररिस्ट ग्रुप तक घोषित कर दिया। अब सरकार जो है वो इन पे सख्ती आजमा रही थी। सरकार ने एक ऑपरेशन भी चला दिया, ऑपरेशन बजरंग। और इस ऑपरेशन बजरंग के तहत जो है इनके काफी सारे जो ठिकाने थे उनके ऊपर छापामारी शुरू हो गई। अब आनन फानन में जो ये ग्रुप था, यानी उल्फा के जो मेंबर्स थे, वो भूटान और नेपाल में जाकर शरण लेने लगे। फिर ईयर आया 1991 और 92, जब इन्होंने एक्चुअल में हिंसा रूप दिखाना शुरू किया। वहां पर इन्होंने स्मॉल लेवल पर एक्सटॉर्शन शुरू किया, स्मगलिंग शुरू करी वेपन्स की। और अगर कोई मना करता था, यानी चाय बागान के उद्योगों से जब ये वसूली करने जाते थे, तो अगर कोई इन्हें मना करता था तो ये हमला कर देते थे, यानी वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों पर ये हमला कर देते थे। और सुनने में यह आया था कि इन्होंने काफी सारे राजनेताओं पर भी हमला किया था। इस दौरान जनता इनके साथ सपोर्ट में आई थी शुरू में कि ये हमारे हक की लड़ाई कर रही है। अब समय बदल गया था, वो जनता अब इनसे डरने लगी थी, क्योंकि अब इन्होंने भयानक हिंसक रूप जो है वो धारण कर लिया था। 1998 में कुछ ऐसा हुआ कि उल्फा के लिए ये साल अच्छा नहीं बताया जाता, क्योंकि उल्फा में फूट डलने लगी थी। उल्फा के कुछ मेंबर्स जो थे वो चाहते थे कि हम बातचीत करके जो है असम के विकास की तरफ आगे बढ़े, यानी हिंसा जो है वो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है और हमें सरकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि हम असम के लोगों के लिए फील्ड लेवल पर उतरकर कुछ काम कर सके। लेकिन वहीं पर जो दूसरा गुट था वो अभी भी प्रो टॉक के खिलाफ था, वो अभी भी एंटी टॉक था और वो चाहता था कि हम हिंसा रूप के साथ ही बढ़ते रहें और तब जाके हो सकता है कि असम का विकास जो है वो हो पाए। सरकार ने भूटान सरकार के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, ऑल क्लियर ऑपरेशन। अब आनन फानन में जो उल्फा के चेयरमैन थे परेश बरुआ, उन्हें यहां से भागना पड़ा और भागकर उन्होंने म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में शरण लेनी शुरू करी।
पर 2004 में कुछ ऐसा होता है कि फिर से असम में जो है वो हिंसा शुरू हो जाती है। 2004 में इंडिपेंडेंस डे के दिन करीब करीब 50 लोगों पर हमला किया जाता है। इससे उल्फा की जो छवि थी वो और ज्यादा खराब होने लगी। लेकिन 2008 से 2010 का जो ये गुट था, जो चाहता था कि वो बातचीत ही करे, वो अग्रेसिव हो चुका। लगातार गवर्नमेंट से बातचीत कर रहा था कि हम अब हिंसा जो है वो अपनाना नहीं चाहते, हम ग्राउंड लेवल पर आकर असम के लोगों के लिए जो है वो विकास की बात करना चाहते हैं। और 2011 में जो उल्फा के चेयरमैन थे अरविंद राजकुआ, उन्होंने सरकार से बातचीत शुरू करी और इसे ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट में खत्म किया। बहुत सारे स्पीचेस में भी कहा था कि हम शिक्षा के थ्रू जो है इस उग्रवाद को खत्म कर देंगे। अब सरकार भी जो थी वो इनके ऊपर जितने भी पुराने केसेस थे वो भी रद्द करने के जो है प्रयास में लग गई। कि उल्फा में यहाँ पर दो गुट बन गए। पहला गुट था प्रो टॉक वाला, जो कि हिंसा रूप को खत्म कर चुका था और वो चाहता था कि वो बातचीत करे और असम के लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पर आकर काम करे। लेकिन अभी भी दूसरा गुट था जो कि एंटी टॉक था, यानी ये उल्फा इंडिपेंडेंट था और वो चाहता था कि वो हिंसा रूप में ही रहे और तब शायद असम के विकास के लिए कुछ बात हो पाए। अब 2012 का साल जो है वो असम कभी भी भूल नहीं सकता, जो कि उसका त्रासदी साल बन गया। जो बोडोलैंड और बंगाल के मुस्लिमों के बीच जो है वो सांप्रदायिक झगड़े होने शुरू हो गए और ये इतना बड़ा रूप ले लिया कि 5 लाख के करीब जो लोग हैं वो विस्थापित हो गए। करीब सैकड़ों की तादाद में लोग मारे भी गए। 2013 से 2015 तक जो उल्फा इंडिपेंडेंट था, इसकी पावर जो है वो थोड़ी थोड़ी घटने लगी, क्योंकि अब जो इनकी एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग थी वो भी लिमिटेड एरियाज में रह गई थी। लिमिटेड हमले करते थे, कुछ छोटे सुरक्षा बलों पर हमला करते थे और कुछ सीमावर्ती इलाकों में ही जाकर ये एक्सटॉर्शन करते थे। दूसरी तरफ अगर प्रोटॉक की बात करें तो वहां पर वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि अब उन्होंने बातचीत का रास्ता अपना लिया था। वो लगातार सरकार के साथ कनेक्टेड थे। सरकार भी प्रयास कर रही थी कि हम असम के लोगों के विकास के लिए कुछ करें। 2016 में जो है वो बीजेपी के नेता आए हेमंत बिस्वा और उन्होंने भी यही कहा कि उल्फा इंडिपेंडेंट से बातचीत बहुत जरूरी है अगर असम में हमें बिल्कुल हिंसा जो है वो खत्म करनी है। 2017 में भी जो धमाके हैं वो बहुत कम हो गए। 2018 में देखने को मिला कि जो परेश बरुआ है उसकी पावर एकदम से खत्म हो रही है, यानी वो कमजोर पड़ते हुए नजर आ रही है। 2019 में असम की नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो प्रस्तुत किया गया। अब इस अधिनियम के चलते परेश बरुआ, जो कि उल्फा इंडिपेंडेंट के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि ये जो है वो असम की सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है। अब 2021 में जो है हेमंत बिस्वा बीजेपी के सीएम बनते हैं असम में और उन्होंने फिर से जो है वो बातचीत का हाथ बढ़ाते हैं वो परेश बरुआ यानी उल्फा इंडिपेंडेंट के मेंबर से। और वहां से भी यानी परेश बरुआ की तरफ से भी जो उल्फा इंडिपेंडेंट के मेंबर से, वहां से भी जो है अच्छे संकेत मिल रहे थे कि वो भी शायद बातचीत करना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि अब हिंसा को खत्म किया जाए अगर हमें असम का विकास चाहिए। तो अगर हम 1980 से 2021 का टाइम देखते हैं तो इसमें कितना ज्यादा त्रासदी झेली है असम ने, कितने संघर्ष किए हैं। करीब 10,000 लोगों ने जो है अपनी जान दी है, कितना ही अरबों रुपए जो है वो वेस्ट हुआ। साधनों का, चाय बागान का कितना ही जो रुपया है वो पानी की तरह बह गया। असम में जो है वो निवेश रुक गया। क्या ये समय जो है वो वापस आ पाएगा? क्या असम ने जो कुछ खोया है इतने सालों में, जो असम का विकास नहीं हो पाया, क्या ये समय दोबारा लौट के आ सकता है? हिंसा को अपनाकर इन लोगों ने जो उल्फा की नींव रखी थी, क्या वो सही निर्णय था? गलत नहीं होगा कि असम ने इन संघर्षों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कीमत चुकाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको लगता है क्या इस हिंसा से असम को कुछ फायदा हुआ है? जो समय है 1980 से लेकर 2021 तक का, जो कि असम ने काफी सारे जो संघर्ष झेले हैं, क्या ये दोबारा लौट कर आ सकता है? आप अपनी जो राय है वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको लगता है कुछ इंफॉर्मेशन छूट गई है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ऐड कर सकते हैं, मैं जरूर उसे अपने वीडियो में इंक्लूड करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।